आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट पे बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पहले संबोधन की, जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार दिल्ली के आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को दिया। शनिवार को आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 महीने लग गए लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जेल से निकलने के बाद अपने संबोधन में मनीष सिसोदिया ने और क्या क्या कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में जमानत दे दी है, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर निकले। वहीं जेल से निकलने के बाद शनिवार को मनीष सिसोदिया सुबह सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गए, फिर राजघाट जाकर बापू को नमन किया। इसके बाद वे आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेल से रिहा होने के बाद ये पहला मौका था जब मनीष सिसोदिया आप कार्यालय पहुंचे थे। आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन 17 महीने लग गए, लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। 17 महीने इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये। आगे उन्होंने कहा, मैं कड़ी मेहनत करने आया हूं, छुट्टी मनाने नहीं आया हूं। आज और अभी से हमें विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करनी होगी। मैं पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ आप या विपक्ष की नहीं, बल्कि यह भारत के लोगों की लड़ाई है और सभी को तानाशाही के खिलाफ वोट करना चाहिए। दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा, लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है
और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अपने संबोधन में आगे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमें इस तानाशाही से लड़ना है तो एकजुट होकर रहना होगा। ये मत सोचिए कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता एक साथ पूरी ताकत से दहाड़ेंगे तो आज देश में माहौल ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं, कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं आज लिख के दे रहा हूं, लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है। सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी। और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है, 0 पार, बस सीधे कहा 0 पार। तो कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे। लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी जल्दी, मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे। लेकिन सबको करना, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा। मनीष सिसोदिया ने आगे केजरीवाल का नारा लगाते हुए कहा कि केजरीवाल का नाम पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है, लेकिन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी एक भी राज्य में ये साबित नहीं कर पाई है कि उनके किसी राज्य में ईमानदारी से काम हुआ है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे, केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती, जनता के दिल के दरवाजे
खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी स्थिति कितनी मजबूत होती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।